हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंग्लिश की क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग नाउन पर चर्चा कर रहे थे और नाउन के टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। नाउन के दो टाइप्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, जिनमें से एक प्रॉपर नाउन है और दूसरा कॉमन नाउन है। हम नाउन्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको जब वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। उसमें जो सबसे मेन क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और यूसेज। मीनिंग या यूज के आधार पे नाउन का क्लासिफिकेशन। तो मीनिंग या यूसेज के हिसाब से जो नाउन का क्लासिफिकेशन है, उस हिसाब से हम नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अगर गिन सके तो काउंटेबल है, ना गिन सके तो अनकाउंटेबल है। सिंगुलर और प्लूरल होती है, अगर एक ही है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। और कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होती है, उनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। देर आर सम नाउन्स जिनका सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही होता है, सिंगुलर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से, और दूसरे काउंटेबिलिटी के आधार पे, सिंगुलर प्लूरल के आधार पे, कंक्रीट या नॉन कंक्रीट के आधार पे, कुछ और ऐसे बेसिस है जिनपे नाउन को और फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। और सबसे मेन जो क्लासिफिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मीनिंग और यूसेज, जिसके बेसिस पे 5 पार्ट्स में नाउन को हम डिवाइड करते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इसमें से प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली थी। कलेक्टिव नाउन के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हमने शुरू की थी। अब हम इसको और आगे जो है लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो अब कलेक्टिव नाउन के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। हालांकि थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका था। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कलेक्शन। जहां पर भी हम नाउन के ग्रुप की बात करेंगे और ग्रुप के नाम से पुकारा जाएगा नाउन को, इंडिविजुअल के नाम से या सिंगुलर प्लूरल के नाम से ना पुकारते हुए, अगर हम पूरे ग्रुप का, पूरे कलेक्शन का नाम पुकारेंगे, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अगर हम किसी एक मेंबर का नाम बुलाते हैं या मेंबर्स का नाम बुलाते हैं, भले ही प्लूरल बोले, तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होता। लेकिन जब हम ग्रुप के नाम पुकार लेते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोल्जर या सोल्जर्स, ये दोनों कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम आर्मी बोल देंगे, तो आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम प्लेयर या प्लेयर्स बोलेंगे, तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। लेकिन जब हम टीम बोल देंगे, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, क्योंकि प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहा जाता है। तो जब भी हम कैटेगरी का नाम लेंगे, ग्रुप का नाम लेंगे, उसके इंडिविजुअल्स का नाम नहीं लेंगे, ना सिंगुलर ना प्लूरल, तो ग्रुप के नाम को, कलेक्टिव के कलेक्शन के नाम को, ग्रुप के नाम को, या उस पर्टिकुलर कैटेगरी के नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल और थिंग्स। इट कैन बी एनीथिंग, राइट। नाउन में कुछ भी हो सकता है, बस कलेक्शन होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। वो लोगों का भी ग्रुप हो सकता है, वस्तुओं का भी हो सकता है, जानवरों का भी हो सकता है, स्थानों का भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। ग्रुप हो सकता है किसी भी नाउन का हो, वो इंसान का हो, व्यक्ति का हो, जानवर का हो, वस्तुओं का हो, बस ग्रुप का नाम होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स viewed एज अ होल रेदर देन एज सेपरेट यूनिट, जिसको हम एज अ होल बात करते हैं। ठीक है, जब भी हम कलेक्शन की बात करेंगे, तो एज अ होल ही बात की जाती है। अब अगर आपको कलेक्टिव नाउन को पहचानना है, तो उसकी क्या विशेषताएं होती है, कलेक्टिव नाउन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या प्रॉपर्टीज होती हैं। कलेक्टिव नाउन्स की कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है, या पहला कैरेक्टरिस्टिक या पहली प्रॉपर्टी होती है कलेक्टिव नाउन की, सिंगुलर फॉर्म। कलेक्टिव नाउन्स जनरली सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती है। हालांकि कभी कभार इसको प्लूरल फॉर्म में यूज किया जा सकता है, पर जनरली 90% केसेस में सिंगुलर फॉर्म में ही कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाता है, क्योंकि ग्रुप की हम बात कर रहे होते हैं। तो ग्रुप में भले ही अंदर कितनी भी चीजें हैं, तो उसको हम बोलते सिंगुलर फॉर्म में ही है। तो जनरली ये जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। हालांकि इसमें कई सारे एंटिटीज शामिल होती हैं, लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं, तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्लास में 50 बच्चे हैं,
पर अगर मैं क्लास बोलूंगा तो सिंगुलर ही है ना, भले ही उसमें 100 बच्चे बैठे हों, पर मैं बोलूंगा कि हाँ भाई क्लास जो है वो क्लास क्लास शोर कर रही है, ऐसा थोड़ी ना क्लास शोर कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। भले ही उसमें 50 हो 100 बच्चे बैठे हो, लेकिन बोलेंगे उसको क्लास को सिंगुलर ही बोलेंगे। तो जो कलेक्टिव नाउन होती है, भले ही वो ग्रुप या कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, ग्रुप या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एंटिटीज होता है, लेकिन हम जब उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं तो सिंगुलर की तरह जनरली यूज किया जाता है। दूसरी बात है सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट से चलती है। इसका मतलब ये है कि ये अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से अगर हम टीम को सिंगुलर मान रहे हैं तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप टीम बोल रहे हो तो फिर उसके साथ इज लगेगा। जैसे मैं मान लो मैंने बोला, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि द टीम इज प्लेइंग वेल, ऐसे ही बोलेंगे ना, टीम अच्छा खेल रही है। ये थोड़ी बोलेंगे कि द टीम आर प्लेइंग वेल, गलत हो जाएगा। जबकि इसके सब मेंबर्स अच्छे खेल रहे हैं, हम पूरी टीम की बात करें तो क्या बोलेंगे, टीम अच्छी खेल रही है। ये थोड़ी बोलते टीम अच्छा खेल रही है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे टीम अच्छे खेल रहे हैं, गलत हो जाएगा। खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं वो सही है, क्योंकि वहां पे अब हमने प्लेयर ले लिया। लेकिन जब टीम की बात करेंगे तो उसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे कि टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये नहीं बोलेंगे कि टीम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और उसका प्रयोग कैसे करेंगे, सिंगुलर की तरह करेंगे, इसलिए उसके साथ वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ठीक है। द टीम इज प्लेइंग वेल, द आर्मी इज मार्चिंग, मार्चिंग मतलब मार्च कर रही है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे द आर्मी आर मार्चिंग, गलत हो जाएगा। सोल्जर्स आर मार्चिंग ये सही है, क्योंकि हमने क्या किया, सोल्जर्स बोला, जो कि कॉमन नाउन हो गई, उसका प्लूरल फॉर्म हो गया। सैनिक मार्च कर रहे हैं, लेकिन आर्मी मार्च कर रही है, क्योंकि आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, इसके साथ वर्ब भी कैसे लगती है, सिंगुलर के हिसाब से वर्ब लगती है। क्योंकि हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मान रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना पड़ेगी। हालांकि कुछ रेयर केसेस में इसको प्लूरल की तरह यूज करते हैं, वो भी आपको आगे में बताऊंगा। जब हम किसी भी ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हो तो फिर उसमें हम प्लूरल लगा सकते हैं। अगर एक ही काम कर रहे हैं या एक ही संदर्भ में बात हो रही है तो फिर सिंगुलर मानेंगे। कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब टीम जो आपका ग्रुप है, ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हो, तो फिर उसको हमको प्लूरल मानना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग जो है अलग हो गए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन जनरली जो है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है, भले इसके अंदर कितने भी मेंबर्स हो। और अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रही है तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर लगानी पड़ेगी। सिंगुलर वर्ब मतलब जैसे इज लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा, वॉज लगाना पड़ेगा। प्लूरल वर्ब आप नहीं लगा सकते, जैसे आप आर नहीं लगा सकते, हैव नहीं लगा सकते, वर नहीं लगा सकते, ऐसा। हालांकि कुछ रेयर स्थितियों में, कुछ कुछ स्थितियों में इसका, जिसलिए मैंने यहां पर जनरल शब्द लिखा कि जनरली ये कैसे यूज होती है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। जनरली मतलब सामान्यतः, बट नॉट ऑलवेज। जनरली का मतलब होता है लगभग लगभग हमेशा, पर लगभग लगभग हमेशा ये सामान्यतः प्राय, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज प्लूरल की तरह भी करते हैं। ठीक है। तो जनरली का मतलब ही होता है कि सामान्यतः, मतलब 100 में से 90 केसेस में ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। जनरली का मतलब मान लो 90%, 100 में से 90 सेंटेंसेस में ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। लेकिन कुछ 10% केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर ये प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। In certain very rare of the rarest situation, there can be certain situations where collective nouns may be used with plural verbs or pronouns in if the individual in the group are being considered separately. वही बात जो मैंने आपको बताई है। अब ये कहाँ हो सकती है प्लूरल में यूज, सर आपने तो बोला कि आप सिंगुलर में ही हमेशा यूज होती है, प्लूरल में कहाँ यूज हो सकती है। प्लूरल में ये वहां यूज होती है जब पूरी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम एक ही ढंग में नहीं देख रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर मान लो वो सेपरेटली काम करे, अलग ढंग से काम करे, या अलग संदर्भ में काम करे, या सेपरेटली उनकी बात की जाए, तो फिर वहां पर ये प्लूरल की तरह यूज हो सकती है। अभी मैं उदाहरण बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस में 10% मामलों में कलेक्टिव नाउन का प्रयोग प्लूरल की तरह भी किया जा सकता है,
कहाँ किया जाएगा प्लूरल के रूप में? जहां पर उस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, उस ग्रुप में यानी उस समूह में, उस ग्रुप में यानी कि उस समूह में जितने भी एंटिटीज हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो अलग अलग कंसिडर किए जा रहे हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, सेपरेट काम कर रहे हैं, सेपरेट व्यवहार दिखा रहे हैं, उनका प्रदर्शन सेपरेट है, वो किसी भी रूप में सेपरेट काम कर रहे हैं या सेपरेट व्यवहार दिखा रहे हैं, तो वहां पर फिर उसको प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है ना? अभी हम मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ आपके साथी, ताकि आपको समझ में आ जाए, या फिर बाद में इसका एग्जाम्पल देख लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैंने बोला, यहां पर मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि टीम अच्छा खेल रही है, द टीम इज प्लेइंग वेल। ठीक है, टीम अच्छा खेल रही है मतलब पूरी टीम ही अच्छा खेल रही है, सबका प्रदर्शन अच्छा है, तो सिंगुलर बोलेंगे, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि द टीम इज द टीम इज गोइंग टू मीट इट्स फैमिली मेंबर्स आफ्टर द मैच, या आफ्टर द मैच वॉज फिनिश्ड, जो भी बोलो, आफ्टर द मैच वॉज फिनिश्ड। बहुत ध्यान से सुनना है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस तरह के प्रश्नों में अक्सर वी गेट कंफ्यूज, है ना, बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है, मतलब टीम के सभी सदस्य मान के चल रहे हैं कि अच्छा खेल रहे हैं। दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है कि द टीम इज गोइंग टू मीट इट्स फैमिली मेंबर्स आफ्टर द मैच वॉज फिनिश्ड, मतलब टीम जो है वो मैच खत्म होने के बाद अपने परिवार के सदस्यों से मिलने जा रही है। अब इसमें जो पहला सेंटेंस है ये तो सही है, जो फर्स्ट सेंटेंस है ये तो एकदम सही है कि भाई टीम अच्छा खेल रही है, क्योंकि यहाँ पूरी टीम की बात हो रही है, हर मेंबर की। लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस है ये गलत है। द टीम इज गोइंग टू मीट इट्स फैमिली मेंबर्स आफ्टर द मैच वॉज फिनिश्ड, टीम जो है तो परिवार वालों से मिलने जा रही है मैच खत्म होने के बाद। ये टीम जो है अपने परिवार वालों से मिलने वाली है मैच खत्म होने के बाद। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर टीम जो है वो एक ही परिवार मेंबर से या एक ही फैमिली से नहीं मिलेगी, सबकी अलग अलग फैमिली है, सब अलग अलग दिशा में अलग अलग परिजनों से जाके मिलेंगे। भाई सबकी विराट कोहली की अलग फैमिली है, और हर हर प्लेयर की अलग फैमिली है, युवराज सिंह की अलग फैमिली, जितने भी लोग खेल रहे हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति क्या एक ही फैमिली से मिलने जाएगा? नहीं, हर हर व्यक्ति टीम का हर सदस्य यानी टीम का हर मेंबर, टीम का हर प्लेयर, मेंबर मतलब प्लेयर, जो टीम में है वो प्लेयर है, हर प्लेयर अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों से मिलने जाएगा, क्योंकि सबकी अलग अलग फैमिली है। सब लोग अलग अलग बैठे होंगे या अलग अलग जगह ठहरे होंगे या रुके होंगे या सब अलग अलग गाँव में रह रहे होंगे, जो भी है। तो जो टीम जो है वो अपने फैमिली मेंबर से मिलने जा रही है, बात सही है, लेकिन यहाँ पर इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आर लगेगा। द टीम आर going to meet not its their family members, going to meet their family members after the match was finished। यहां पर टीम को सिंगुलर ना मान करके क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे, क्योंकि टीम में जितने भी मेंबर है वो सब सेपरेट हो गए। वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। हर व्यक्ति अलग दिशा में, अलग जगह पर, अलग साइट पे अलग लोगों से मिलने जाएगा। सबके परिवार अलग अलग है, परिवार के सदस्य अलग अलग है, सबके परिजन अलग अलग है, और सबके परिजन अलग अलग स्थानों पर बैठे होंगे या ठहरे होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि टीम के मेंबर सब सेपरेट हो गए, पृथक हो गए, अलग हो गए, विभाजित हो गए, सब अलग अलग दिशाओं में जाकर अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर टीम को क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। तो जहां पर पूरे ग्रुप के लोग एक एक एंटिटी के रूप में कंसिडर किए जा रहे हैं, जहां पर पूरे ग्रुप के लोग, लोग में मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, या लोग मतलब जरूरी नहीं कि इंसान ही हो, जहां पर पूरे ग्रुप के सदस्य, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, अगर वो एक ही एंटिटी के रूप में कंसिडर किए जा रहे हैं, सब सेम काम कर रहे हैं, सबके बारे में एक जैसी सिंगल बात की जा रही है, तो वहां पर कलेक्टिव नाउन हमेशा कैसी ली जाती है? सिंगुलर ली जाती है।
लेकिन अगर ग्रुप के सदस्य सेपरेट हो गए, विभाजित हो गए, अलग अलग काम करने लगे, पृथक हो गए, तो वहां पर फिर उसको क्या मानेंगे, कलेक्टिव नाउन को प्लूरल माना जाता है। आगे बात समझ में? तो ये कुछ उदाहरण है, अभी आगे हम इसके और उदाहरण देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो 90% मामलों में तो जो कलेक्टिव नाउन होती है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती है, खास तौर पे वहां जहां हम उस कलेक्टिव नाउन के सारे सदस्यों को एक सिंगल एंटिटी के रूप में देखते हैं, एक कॉमन एंटिटी के रूप में देखते हैं, उनमें फ्रैक्चर नहीं है, डिवाइड नहीं है, सेपरेशन नहीं है। लेकिन जहां पर मेंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है, विभाजित हो जाते हैं, अलग अलग काम करने लगते हैं, या अलग अलग रूप में उनके बीच में किसी भी तरह का डिवाइड या फ्रैक्चर आ गया, तो वहां पर कलेक्टिव नाउन प्लूरल की तरह से भी इस्तेमाल, बल्कि प्लूरल ही की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जब सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होती है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, और जब प्लूरल की तरह इस्तेमाल होती है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। जैसे इज और वॉज या हैज लगेगा जब सिंगुलर है, बाकी प्लूरल होगी तो आर लग जाएगा, हैड लग जाएगा या वर लग जाएगा। ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल भी बहुत बार पूछे जाते हैं। इसको मैंने खामखा ही मिटा दिया, इसको मैं रहने देता हूं। द टीम इज प्लेइंग वेल, और सेकेंड इज द टीम आर गोइंग टू मीट। आई राइट इट अगेन। एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स भी कई बार पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूं, ये भी सही है। इसके क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। द टीम आर अलाउड टू मीट देयर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हर किसी के अलग फैमिली मेंबर्स हैं। देयर फैमिली मेंबर्स आफ्टर द मैच वॉज फिनिश्ड। ऐसा, ठीक है, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। एनीवे, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कलेक्टिव नाउन के। देखिए, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतने और किसी के नहीं पूछे जाते। कारण यह है कि कलेक्टिव नाउन्स में जो ग्रुप बनता है अलग अलग नाउन्स का, उनके बड़े स्पेसिफिक नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी वो पूछे जाते हैं तो अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं। जैसे टीम हो गया, फैमिली हो गया, ग्रुप हो गया, कमिटी हो गया, ऑडियंस हो गया, क्राउड हो गया, ये सब आप याद रख लीजिए, या आप इनका मीनिंग कम से कम जान लीजिए, क्योंकि बहुत बार प्रश्न कैसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। चार आपको ऑप्शन दे दिए, बोला इसमें से बताओ कौन सा कलेक्टिव नाउन है और कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन ऐसे सिंपल एग्जांपल से ही प्रश्न आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज अ कलेक्टिव नाउन और नॉट अ कलेक्टिव नाउन, राइट। जैसे अगर हम लोगों के समूह की बात करें तो उसमें क्या क्या कलेक्टिव नाउन है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे टीम, खिलाड़ियों का, प्लेयर्स का ग्रुप टीम है। फैमिली, परिजनों का जो समूह है वो परिवार है। उसके बाद ग्रुप, किसी भी तरह के लोगों का ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद कमिटी, कमिटी भी मेंबर्स जो होते हैं उसका समुच्चय होती है, समूह होती है। फिर कमीशन भी हो सकता है, आयोग है ना, कमीशन में भी कुछ लोग होते हैं। उसके बाद ऑडियंस, जो श्रोता और दर्शक गण है उनके समूह को ऑडियंस बोलते हैं। तो फैमिली ऑफ प्लेयर्स, सॉरी फैमिली बोल रहा हूँ यार, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टीम, ग्रुप ऑफ relatives family, group of any individuals group of members for any particular purpose committee, group of listeners और viewers, दर्शक भी हो सकते हैं, श्रोता भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ व्यूअर्स या ग्रुप ऑफ लिसनर्स इज ऑडियंस। ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉइज स्टाफ, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज क्या कहलाएगा, स्टाफ कहलाएगा। स्टाफ मतलब ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस बैंड, ग्रुप ऑफ जजेस ज्यूरी, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स व्हाटसो एवर मेंबर्स क्लब, क्लब में भी कुछ लोग होते हैं। क्लब कुछ भी हो सकता है, हेल्थ क्लब भी हो सकता है, नॉर्मल क्लब भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लब। उसके बाद क्रू, क्रू मतलब होता है जो लोग ये फिल्मों वगैरह में काम करते हैं ना,
या टेलीविजन में काम करते हैं तो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, जैसे कैमरामैन है, एडिटर है, लाइट बॉय है, स्पॉट बॉय है, इनका जो समूह होता है उसको क्रू बोलते हैं। डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, एडिटर है, लिरिसिस्ट है, ये जो तमाम लोग काम करते हैं उसको क्रू बोलते हैं। उसके बाद कमिटी, कमिटी जो आ गया। फिर ट्रूप, ट्रूप जो है वो सेना को ही बोलते हैं। सेना की टुकड़ियों को ट्रूप बोला जाता है। ट्रूप मतलब जो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। सेना की टुकड़ियों को ही ट्रूप बोला जाता है। गैंग, रॉबर्स का या थीव्स का गैंग होता है। चोर डाकुओं का गैंग होता है, उनका ग्रुप नहीं होता। तो ये सब जो है कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल है। इनमें सब में व्यक्तियों के ग्रुप है ये। भाई सभी व्यक्ति होंगे ना, चाहे टीम हो, चाहे फैमिली हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे कमेटी हो, चाहे ऑडियंस हो, चाहे क्राउड हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे बैंड हो, चाहे ज्यूरी हो, सब में होंगे तो बंदे ही ना। ऐसा ज्यूरी जो है वो जजेस के समूह को बोलते हैं। क्रू जो है वो किसी भी मतलब फिल्म में या टेलीविजन में किसी भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, जैसे कैमरामैन, स्पॉट बॉय, लाइट बॉय, कैमरामैन, स्पॉट बॉय, लाइट बॉय, एडिटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्ट लिरिसिस्ट, ये सब उसमें आ जाते हैं। बाकी आप जानते हैं ट्रूप जो है वो सेना की ही टुकड़ियों को ट्रूप बोला जाता है। और गैंग जो है बुरा काम करने वाले लोगों का, चाहे चोर हो, डाकू हो, तो वो गैंग हो जाता है। उसके बाद एनिमल्स की बात करें तो फ्लॉक, हर्ड, स्वाम, पैक, प्राइड, गैगल, कॉलोनी, पॉड, टोल, ट्रूप, मर्डर, ब्रूड, ये सभी जो है ये एनिमल्स के ग्रुप है। अब किसके क्या क्या है तो मैं इधर आगे आपको बता दूंगा, यहाँ पर मैंने बताए हुए ही है, ठीक है ना, आगे बता दूंगा। उसके बाद थिंग्स, जैसे कलेक्शन है, सेट है, पंच है, सीरीज है, स्टैक है, बंडल है, फ्लीट है, एरे है, बंच है, लाइब्रेरी है, हीप है, फाइल है, ग्रुप है, ये सब वस्तुओं का समूह होता है अलग अलग मामलों में। जैसे कलेक्शन आप किसी को भी, जैसे कपड़े का कलेक्शन होता है, क्लोथ्स का, आउटफिट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर कपड़े हैं तो उसको, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। कलेक्शन मतलब आउटफिट्स का कलेक्शन, कपड़ों का कलेक्शन। बोलते ना इसके यहाँ, इसके यहाँ अच्छा कलेक्शन आया है कपड़ों का दुकान पे, उस मॉल में अच्छा कलेक्शन है, उसके शॉप पे अच्छा कलेक्शन है, तो कपड़ों के ग्रुप को कलेक्शन बोलते हैं। सेट, आप किसी भी चीज को, किसी भी चीज के ग्रुप को सेट बोल सकते हैं। पंच, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि चाबियों के छल गुच्छे को बंच बोलते हैं, बंच ऑफ कीज, ठीक है। उसके बाद सीरीज, सीरीज भी किसी चीज के ग्रुप को बोला जा सकता है ना। फ्लीट, मैंने कल आपको बताया था कि जो जहाजों का ग्रुप होता है उसको फ्लीट बोलते हैं, बेड़ा, जो आपके जहाज को क्या बोलते हैं, शिप, शिप का जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट बोल देते हैं। ऐसे ही लाइब्रेरी, किताबों के ग्रुप को लाइब्रेरी बोल सकते हैं। हीप, हीप वो एक के ऊपर एक जो घास का बनता है ना उसको हीप बोलते हैं, घास का जो चारे का होता है, चारे का समूह। ऐसे फाइल होते हैं, इस तरीके से। कुछ एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव नाउन भी होती है, जैसे वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा, डॉलर, ठीक है। उसके बाद कंपनी, कंपनी भी क्या होती है, भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये आपकी कलेक्टिव नाउन है। कंपनी में भी कई मेंबर्स होते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, इसमें भी लोग ही होंगे, है ना। स्टाफ, क्रू, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपके कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल है। अगर कोई पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्टिव नाउन और नॉट, तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, जनसंख्या भी क्या है, लोगों का समूह, ठीक है। इसी तरह कंपनी, कंपनी भी क्या है, कंपनी में काम करने वाले लोगों का समूह, ऐसा। अब इसको कलेक्टिव नाउन को जैसे, जैसे उसमें सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, तो सेंटेंस में ऐसे यूज करते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है, सेंटेंस में इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे फैमिली, द फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन, ठीक है। फैमिली जो है छुट्टी पे जा रही है, मतलब छुट्टियों के लिए जा रही, छुट्टी मनाने या वेकेशन के लिए जा रही है। अब आप देखिए कि यहाँ पर द फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन, यहाँ पर पूरी फैमिली को एक एंटिटी माना गया है, इसीलिए इसको सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किया गया है। मतलब फैमिली में जितने भी लोग हैं सब एक साथ एक ही जगह पर एक ही बस में बैठ के छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो इसको हम सिंगुलर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी फैमिली के सभी मेंबर एक ही काम कर रहे हैं एक ही तरह से, तो ये एक एंटिटी, सिंगल एंटिटी मानी जाएगी। फिर द टीम वन द चैंपियनशिप, टीम ने क्या जीत ली, चैंपियनशिप जीत ली। यहां पर टीम ने जीती है तो इसको भी सिंगुलर ही मानेंगे भाई, क्योंकि पूरी टीम जीती है भाई। टीम में ऐसा थोड़ी कि 10 प्लेयर है तो 5 जीते 5 हारे, भाई टीम जीतती है तो सभी जीतते हैं ना।
तो इसको भी क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, क्योंकि भले ही किसी का परफॉर्मेंस कम रहा हो ज्यादा रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब विजय मिलती है, जीत मिलती है, तो उसमें बोला जाता है कि सब जीत गए। ऐसा थोड़ी कि 5 लोग जीते 5 हार गए, टीम जीत गई मतलब सब जीत गए, तो उसको भी क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। द टीम वन द चैंपियनशिप। और क्या अगला, ऑडियंस। तो ऑडियंस वॉज एक्साइटेड, ठीक है, ऑडियंस जो है वो एक्साइटेड है, पूरी सभी ऑडियंस एक्साइटेड है, ऐसा तो नहीं है कि कोई है कोई नहीं है, सबकी बात की जा रही है ना। उसके बाद कमिटी, द कमिटी हैज मेड इट्स डिसीजन, कमिटी ने अपना डिसीजन ले लिया है, ये भी सिंगुलर है। द क्लास इज हैविंग अ फील्ड ट्रिप, क्लास जो है वो फील्ड ट्रिप पे जा रही है, तो सभी जाएंगे उसमें, पूरी क्लास जा रही है फील्ड ट्रिप पे। स्टाफ, द स्टाफ इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, स्टाफ ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, सभी लोगों ने मिलकर के एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो अब आप देखिए यहाँ पर सभी सभी कलेक्टिव नाउन्स को एक सिंगल कॉमन एंटिटी की तरह से कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि कोई फ्रैक्चर, कोई रप्चर, कोई विभाजन, कोई सेपरेशन, कोई अलगाव, कोई पृथकता नहीं आ रही है। सब लोग एक ही काम को एक ही तरीके से, एक ही ढंग से कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कैसे यूज करते हैं, हार्ड का मतलब होता है, हार्ड का मतलब होता है जिसको झुंड बोलते हैं, हाँ हिंदी में झुंड बोलते हैं। तो जो कैटल का ग्रुप होता है ना उसको हार्ड बोलते हैं। कैटल मतलब जो दूध देने वाले जानवर है, जैसे काऊ है, बफेलो है, या इनकी ब्रीड्स है, मतलब उसमें बछड़े भी हो सकते हैं, बैल हो सकते हैं, जो इनकी ब्रीड्स होती है, ऑक्स है, या आपका सांड है, बुल जिसको बोलते हैं, इवन आपकी बकरी वगैरह भी इसमें आ गई, गोट, जो भी दूध देने वाले जानवर होते हैं। दूध तो खैर बहुत सारे जानवर देते हैं, पर जिनका दूध इंसान कंज्यूम करता है, जो दूध देने वाले पशु हैं जिनका दूध इंसान कंज्यूम करता है, उनके ग्रुप को हार्ड कहा जाता है, झुंड, उसको क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं या हार्ड बोलते हैं। द हार्ड ऑफ काउज वॉज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चर रही है, गायों का जो झुंड है वो चर रहा है, या चर रहा था, वॉज है ना। द हर्ड ऑफ काउज वॉज ग्रेजिंग। अब देखिए यहाँ पर वॉज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ हर्ड जो है उसकी बात हो रही है, गायों का झुंड चर रहा था, ऐसा नहीं बोलेंगे गायों का झुंड चर रहे थे, गलत हो जाएगा। हाँ गाय चर रही थी वो ठीक है, उसको प्लूरल कर लेंगे, लेकिन गायों का झुंड बोलेंगे तो सिंगुलर है, गायों का झुंड चर रहा है, भैंसों का झुंड चर रहा है, ऐसे बोलेंगे, ऐसा थोड़ी बोलेंगे भैंसों का झुंड चर रहे हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि झुंड की बात हो रही है, हर्ड की बात हो रही है, और हर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और इसीलिए उसको हम, अगर कोई रप्चर वाली बात कंडीशन नहीं आ रही है तो फिर उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे, क्योंकि जितनी भी गायें हैं सब चर रही हैं एक ही जगह पे, ऐसा थोड़ी कुछ चरेंगी कुछ नहीं चरेंगी, जिनका पेट भर गया वो बैठ गई, ऐसा नहीं है, सभी गायें चर रही, तो इसलिए उसको सिंगुलर एंटिटी मानेंगे, और इसीलिए इज लगाएंगे, द हर्ड ऑफ काउज वॉज ग्रेजिंग। फ्लॉक, फ्लॉक जो है ये पक्षियों के समूह को बोला जाता है, फ्लॉक जो है वो पक्षियों के समूह को बोला जाता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ पिजन, पिजन यानी कबूतर, द फ्लॉक ऑफ गुर, गुर आपके फ्लॉक ऑफ पिजन, फ्लॉक ऑफ, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी पक्षी हो सकता है, इवन फ्लॉक ऑफ हैन, मुर्गियों का समूह, ठीक है। उसके बाद पैक, पैक जो है वो वोल्स के ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है ना। वोल्स को, वोल्व मतलब जिसको क्या बोलते हैं यार, वोल्फ, वोल्फ यानी लोमड़ी बोल लो उसको ना, वोल्फ यानी लोमड़ी होता है, तो लोमड़ी के ग्रुप को पैक बोला जाता है, वोल्फ यानी लोमड़ी होता है ना। या भेड़िया बोल सकते हैं, हाँ भेड़िया, भेड़िया ज्यादा सही शब्द है वुल्फ के लिए, भेड़िया मतलब वो एक जैसी प्रजाति है, पर उसको भेड़िया भी बोलते हैं। तो जो भेड़ियों का ग्रुप होता है उसको वोल्फ बोलते हैं, उसका अगर आप प्लूरल करोगे तो वोल्फ का वोल्फ हो जाता है, एक भेड़िया है तो वोल्फ, या वुल्फ बोलते हैं, वुल्फ, एक भेड़िया है तो वुल्फ, और अगर एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल बनाएंगे तो वोल्स हो जाता है। अगर किसी भी शब्द में सिंगुलर में लास्ट में एफ होता है तो जनरली उसका प्लूरल बनाते समय एफ को हटा के उसकी जगह वी एस लिख देते हैं, तो उसका प्लूरल बन जाता है, तो वोल्फ का वोल्स हो जाता है। जैसे शेल्फ है, शेल्फ, शेल्फ यानी अलमारी में जो शेल्फ होती है ना, इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, शेल्फ्स।
तो अगर किसी सिंगुलर शब्द के लास्ट में एथ रहता है ना, तो इसका प्लूरल बनाते हुए एफ हटा करके वीईएस लगा देते हैं। तो वोल्फ यानी एक भेड़िया, और वोल्फ्स यानी कई सारे भेड़िए। वोल्फ सिंगुलर है और वोल्फ्स जो है वो प्लूरल है। तो वोल्फ्स के समूह को क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। पैक मतलब भेड़ियों का समूह। हॉल्ड इन द नाइट मतलब नाइट में गुर्रा रहा था, जैसे वो आवाज नहीं करते भेड़िए ऊं करके, वैसा। उसके बाद स्वार्म। स्वार्म जो है वो मधुमक्खियों के समूह को बोला जाता है। बीज, बी यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी के समूह को क्या बोलते हैं? स्वार्म, जिसको हिंदी में छत्ता बोला जाता है। छत्ता या छत्ते को और अलग अलग जगहों पे क्या बोलते हैं? हम तो छत्ता ही बोलते हैं। स्वार्म का मतलब होता है छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। इसको कहीं कहीं मांद भी बोलते हैं, पर अपन छत्ता लिख लो। फिर पॉड। पॉड जो है वो डॉल्फिन्स के ग्रुप को बोला जाता है। मछली आती है ना डॉल्फिन, डॉल्फिन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पॉड। या दूसरी मछलियों के ग्रुप को भी ये आपका पॉड ही बोलेंगे। प्राइड लायन का होता है, शेर का। शेरों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? प्राइड कहलाता है। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं। इनको बताने के पीछे वजह यह है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं एग्जाम में, कि ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ वोल्स इज कॉल्ड। ये कलेक्टिव नाउन सीधे सीधे पूछ ली जाती है। और मान लो वैसे भी अगर ग्रामर के लिहाज से भी आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिंगुलर लगाए या प्लूरल। अब मान लो कि ये शब्द आ जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कनेक्टिव नाउन है और इसमें सिंगुलर लगाना है। अगर कोई डिविजन या डिवाइड या क्लासिफिकेशन या सेपरेशन वाली कंडीशन नहीं इमर्ज हो रही है, तो इसको हमको सिंगुलर ही कंसिडर करना है। ठीक है। तो हार्ड कैटल्स के ग्रुप को बोलते हैं। कैटल मतलब दूध देने वाले जानवर, जिनका दूध इंसान भी पिए, जैसे काऊ, बफेलो, ऑक्स, बुल, गोट, ऐसा। इसमें ऑक्स को और गो भी, इसमें वो बुल भी आ जाते हैं, क्योंकि वो गोवंश में ही है, उन्हीं की संतानें हैं, ऐसा। फ्लॉक जो है वो पक्षियों के समूह को फ्लॉक बोलते हैं। पैक भेड़ियों के समूह को पैक बोलते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते को या समूह को स्वाम बोलते हैं। मछलियों के, डॉल्फिन्स के समूह को पॉड बोलते हैं। और शेरों के, लायंस के ग्रुप को प्राइड बोला जाता है, प्राइड ऑफ लायंस। ठीक है। रेस्टेड अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। ग्रुप ऑफ थिंग्स की कुछ कलेक्टिव नाउन्स को अगर हम देखें, तो बंच। बंच कई चीजों के ग्रुप को बंच बोलते हैं। जैसे अंगूर का भी गुच्छा होता है, केले का भी वो जो पूरा केले का पूरा गुच्छा होता है उसको भी गुच्छा बोल देते हैं। चाबियों का भी गुच्छा होता है। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। जैसे बंच ऑफ बनाना, एब्सोल्युटली करेक्ट। केले का जो वो होता है ना पूरा, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो भी बोले, गुच्छा बोल लो, तो उसको अंग्रेजी में बंच ही बोलते हैं, बंच ऑफ बनाना। ऐसे ही अंगूर का गुच्छा होता है, उसको भी बंच ऑफ ग्रेप्स ही बोलते हैं। इसी तरीके से चाबियों के गुच्छे को भी बंच ऑफ कीज ही बोलते हैं। तो इट कैन बी यूज फॉर मेनी थिंग्स। तो फिर फ्लीट जो है वो शिप्स के ग्रुप को बोलते हैं, मैंने आपको बताया ही था। बेड़ा, जो जहाजों का समूह होता है उसको शिप्स के ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं। इसको हिंदी में बेड़ा बोलते हैं, जिसमें कई जहाज हो। आपने सुना होगा फाइटर शिप्स, ये जंगी बेड़े होते हैं। जंगी बेड़ा मतलब जो लड़ाई लड़ने वाला फाइटर शिप्स का ग्रुप होता है, उसको फाइटर फ्लीट बोलते हैं। फाइटर फ्लीट मतलब जंगी बेड़ा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी सेट तो किसी भी चीज को आप बोल सकते हो। जैसे डिनर सेट होता है कि नहीं, तो उसमें बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो बर्तनों के ग्रुप को सेट बोलते हैं। टी सेट, डिनर सेट। अब डिनर सेट में प्लेट्स भी होंगी, स्पून भी होंगे, कुछ डोंगे वगैरह, छोटे बड़े पॉट एक्सेट्रा होते हैं, जग वगैरह, गिलास विलास, तो वो सब क्या है? डिनर सेट है। ऐसे ही टी सेट होता है, उसमें कप, प्लेट और वो मग वगैरह जो भी है उसके, होती है क्रॉकरी। तो उस तरह से बोलते हैं। ऐसा तो किसी भी चीज के, वस्तुओं के समूह को लिए भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में? यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं कि वही बात जो मैंने आपको बताई थी, कि कब हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, कब हम कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये बात मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, और अभी यहां पर क्योंकि विषय है तो थोड़ा सा उसको ही बता देता हूं।
सिंगुलर वर्ब एंड प्रोनाउन एंड प्लूरल वर्ब एंड प्रोनाउन। वही बात कि कहां पर हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, कहां पर प्लूरल वर्ब लगाना है। जैसे मैंने आपको बोला कि 90% मामलों में तो सिंगुलर वर्ब लगती है कलेक्टिव नाउन के साथ, बट देयर कैन बी सिचुएशन जहां पर हमें प्लूरल वर्ब लगाना हो, खासतौर पर जहां रप्चर अलग अलग काम कर रहे हैं, सेपरेट एंटिटीज की तरह से काम कर रहे हैं, जहां पर ग्रुप के या कलेक्शन के या समूह के जितने भी मेंबर्स है, अगर उनमें किसी भी तरह का डिवाइड आ जाए, सेपरेशन आ जाए, वो अलग अलग संदर्भ में आ जाए, किसी भी तरह का सेपरेशन आ जाए या उनको सेपरेटली कंसिडर किया जाए, तो वहां पर फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना रहता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं अच्छे से थोड़ा सा। जैसे when the collective noun refers to a group of acting as one unit, it takes a singular verb। अगर आप पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को एक सिंगल एंटिटी की तरह कंसिडर कर रहे हैं, एक सिंगल कॉमन एंटिटी यानी एक ही चीज की तरह, एक ही वस्तु की तरह कंसिडर कर रहे हैं, सिंगल कॉमन एंटिटी की तरह, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। जैसे द टीम इज विनिंग द मैच, टीम ने मैच जीत लिया। भाई टीम ने, पूरी टीम ने मैच जीता, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि कुछ लोगों ने जीता कुछ ने नहीं। तो टीम हैज वन द मैच, टीम इज विनिंग द मैच। द फैमिली हैज अ पेट डॉग, परिवार के पास एक कुत्ता है, पालतू कुत्ता। तो वो पालतू कुत्ता पूरे परिवार का है, मतलब कम से कम माना तो यही जाता है ना कि परिवार के अंदर एक पालतू कुत्ता है, वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ठीक है ना। तो द टीम इज विनिंग द मैच, यहां पर भी इज आएगा सिंगुलर, क्योंकि पूरी टीम जीती है, सारे मेंबर जीते हैं, जीतते सभी हैं, ऐसा थोड़ी कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, टीम जीती मतलब सब जीत गए। द फैमिली हैज अ पेट डॉग, परिवार के पास एक पालतू कुत्ता है। अब ये माना है कि भाई परिवार का कुत्ता, ऐसा थोड़ी कि किसी एक बंदे का कुत्ता माना जाता है उसको, ऐसा है। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर नाउन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारी कलेक्टिव नाउन है, टीम एंड फैमिली, फर्स्ट सेंटेंस में टीम एंड सेकेंड सेंटेंस में फैमिली, इन दोनों को कंसिडर किया जा रहा है एज सिंगुलर, एक सिंगल कॉमन एंटिटी, तो एक सिंगल कॉमन एंटिटी का कंसिडर किया जा रहा है। अब कहां पर प्लूरल लगाएंगे, व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर कंसिडर्ड सेपरेटली, जब ग्रुप के मेंबर्स को सेपरेट सेपरेट कंसिडर किया जाए, या फिर या फिर वो ग्रुप के मेंबर अलग अलग काम, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग संदर्भ में कर रहे हो, अलग अलग कंटेक्स्ट में कर रहे हो। तो व्हेन द मेंबर्स आर ऑफ द ग्रुप आर कंसिडर्ड सेपरेटली, और द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्शंस, या तो उनको अलग अलग कंसिडर किया जा रहा है, किसी तरह का डिवाइड, सेपरेशन, रप्चर, फ्रैक्चर, या किसी तरह का डिवीजन उनके अंदर है, या फिर ग्रुप के सारे मेंबर अलग अलग ढंग से अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उसको हम मानेंगे कि फिर वो कलेक्टिव नाउन जो है प्लूरल हो जाती है। जैसे द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, टीम जो है वो आर्ग्यू कर रही है, झगड़ा कर रही है। अब इसमें हर व्यक्ति अलग बात बोलेगा, आर्ग्यूमेंट का मतलब ही है कि मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ बोल रहे हो, तीसरा कुछ और बोल रहा है, और अलग अलग ढंग से बात कर रहे हैं। आर्ग्यू करने का मतलब ही होता है कि मेरा विचार कुछ और है, आपका कुछ है, तीसरे का कुछ और विचार है। इसका मतलब है कि सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, इनमें अब फ्रैक्चर आ गया, डिवीजन आ गया, सेपरेशन आ गया, ओपिनियन का मतलब राय का भेद आ गया, मतभेद हो गया, मतभेद जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो हियर द फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द टीम। यहां पर पूरी टीम की बात तो हो रही है, पर टीम इज आर्ग्यूइंग नहीं आएगा, टीम आर आर्ग्यूइंग। टीम आर आर्ग्यूइंग क्यों आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग ढंग से अपनी बात, अलग बात रख रहा है, सबके विचार अलग अलग है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। इसी तरह द कमिटी आर ईच गिविंग देयर ओपिनियन, ये वाला एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो आपको वो ज्यादा अच्छे से आएगा समझ में। एक और एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि द ज्यूरी द ज्यूरी हैव डिवाइडेड द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन द ज्यूरी हैव डिवाइडेड in their opinion, the jury had divided
या हैव डिवाइडेड, कुछ भी लिख सकते हो। द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये भी सही है। ज्यूरी का मतलब होता है जजेस का ग्रुप, जो बेंच नहीं बैठती इसमें आपके क्या बोलते हैं कोर्ट्स में, कई बार तो सिंगल एक ही जज होता है, लेकिन बहुत सारे मामलों में ज्यूरी बनती है। ज्यूरी मतलब जिसमें कई सारे जजेस हो, और जरूरी नहीं है कि वो ज्यूरी कोर्ट्स में ही बनती है। ज्यूरी किसी भी मामले, जैसे अवार्ड फंक्शंस में भी ज्यूरी बनती है कि किसको अवार्ड मिलेगा, 4-5 लोग होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है और 3-4 लोग और होते हैं। जैसे अवार्ड्स मिलते हैं तो उसके लिए ज्यूरी होती है, ज्यूरी डिसाइड करती है कि कौन सी फिल्म को कौन से एक्टर को अवार्ड दिया जाएगा। नॉमिनेशंस होते हैं, फिर नॉमिनेशंस में से डिसाइड किया जाता है। तो उस ज्यूरी में कई मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स। तो देखो यहां पर क्या है, द ज्यूरी हैज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब कि मान लो कि ज्यूरी में 5 लोग हैं, तो 3 लोग किसी और तरफ गए, 2 लोग किसी और तरफ, मतलब उनके ओपिनियन डिवाइड हो गया, राय अलग हो गई। 3 लोग चाहते हैं कि शाहरुख खान को अवार्ड मिले और 2 लोग चाहते हैं कि सलमान खान को या आमिर खान को अवार्ड। तो अब क्या हुआ, ये ज्यूरी डिवाइड हो गई, इनका मत विभाजन हो गया, राय विभाजन, राय अलग अलग हो गई। अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे हैज नहीं लगाएंगे। ज्यूरी वैसे तो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, तो ज्यूरी वैसे तो कलेक्टिव नाउन है, पर यहां पर हम इसके साथ सिंगुलर में लगा करके क्या लगाएंगे, प्लूरल। क्यों प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि ज्यूरी अगर डिवाइड हो गई मतलब है कि ज्यूरी के सदस्यों का मत विभाजन हो गया। 3 लोग जो है वो सलमान खान को अवार्ड देना चाहते हैं और 2 लोग आमिर खान। तो इसका मतलब क्या है, सबकी राय अलग अलग बढ़ गई। तो अब यहाँ पर प्लूरल नाउन लगेगी, क्योंकि ये प्लूरल प्लूरल वर्ब लगेगी, क्योंकि ये जो कलेक्टिव नाउन है ये प्लूरल हो गई है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो यहां पर हैज आ जाएगा। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, जूरी ने अपना फैसला दे दिया। यदि द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब फैसला, जूरी ने अपना फैसला दे दिया। अब यहां पर ये सिंगुलर हो गई जूरी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जूरी में 2 लोगों ने फैसला दिया, जूरी ने, पूरी जूरी ने अपना फैसला दे दिया किसी भी मामले में। तो यहां पर ये क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, हैज लगेगा, हैज सिंगुलर वर्ब है। हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, क्योंकि पूरी जूरी ने अपना फैसला दिया है कि इसको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो भी। लेकिन द जूरी हैव डिवाइडेड इट्स ओपिनियन, जूरी यहां पर बढ़ गई, तो यहां पर क्या हो गया, प्लूरल, हैव जो है वो प्लूरल वर्ब होती है। देखो फैसला तो इसमें बहुमत से आता है, इसलिए फैसले 2 नहीं आते, फैसला एक ही आता है, भले ये डिवाइड भी हो गई ना, तो इसमें बहुमत से फैसला लिया जाता है, 3 वाले का फैसला मान्य समझा जाएगा, ऐसा है। पर ये डिवाइड हो गई तो ये क्या कहलाएगी, प्लूरल कहलाएगी। तो ऐसे होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और देखेंगे, पर अभी मैंने आपको टू द फुलेस्ट बता दिया, तो आपको सेंस लग जाएगा कि कहां पर सिंगुलर लगाना है और कहां पर प्लूरल लगाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये हमने देख लिया। अब देखिए कुछ कॉमन कलेक्टिव नाउन से जो मैंने आपको बता दिए, और कलेक्टिव नाउन्स का ये जो है ये इसमें यूज है, ये भी हमने देख लिया। द फैमिली इज ट्रेवलिंग टू यूरोप, द जूरी हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट, the class was quiet during the exam, right? The family is traveling to Europe, the family यूरोप ट्रेवल कर रही है। The jury has reached a verdict, जूरी जो है वो निर्णय तक पहुंच चुकी है। रीच द वर्डिक्ट मतलब फैसला ले लिया है उसने, द जूरी जो है उसने फैसला ले लिया है। क्लास वॉज क्वाइट ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के समय क्लास चुपचाप बैठी थी, शांत बैठी थी। द हार्ड ऑफ एलिफेंट्स वॉज स्पॉटेड नियर द रिवर, रिवर के नदी के पास इनका हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर, जो पक्षियों का समूह है, पक्षियों का समूह जो है वो सर्दियां आने वाली है इसलिए दक्षिण की तरफ उड़ रहा है। अ पैक ऑफ वोल्स हॉल्स एट द मून, वही जो सियारों का या भेड़ियों का समूह है वो चांद को देख के भौंक रहा है, चिल्ला रहा है। आई हैव अ सेट ऑफ बुक्स टू रीड, मेरे पास किताबों का एक समूह है पढ़ने के लिए, बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो गई है जो पढ़ना है। द टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट,
वैज्ञानिकों के समूह ने एक नए ग्रह की खोज की है। देयर इज अ पाइल ऑफ क्लोथ्स ऑन द बेड्स, बेड के ऊपर कपड़ों का अंबार लगा है। पाइल मतलब एक के ऊपर एक जो चीजें जमा के रखते हैं ना, उसको पाइल बोलते हैं। जैसे कपड़े में हम क्या करते हैं, घड़ी करके तह करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे जमा के रख देते हैं, उसको बोलते हैं पाइल। जहां पर हम ऐसे तह तह करके कपड़ों को वन वन ओवर अनादर ऐसे रख देते हैं, तो पाइल बोलते हैं। तो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। देयर इज अ पाइल ऑफ क्लोथ्स ऑन द बेड, बिस्तर के ऊपर कपड़ों का ऐसे पाइल जैसा बना हुआ है, पहाड़ बोल लो, जो भी बोलो हिंदी में। देखिए अब यहाँ पर सिंगुलर वर्सेस प्लूरल का एक और एग्जांपल है। द फैमिली इज सेलिब्रेटिंग द हॉलीडे टुगेदर, परिवार जो है वो एक साथ छुट्टियां मना रहा है। और दूसरा, द फैमिली आर ऑल वॉचिंग देयर ओन टीवीज इन डिफरेंट रूम्स, फैमिली जो है वो सभी अपने अपने कमरों में अलग अलग टीवीज देख रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये सिंगुलर हो गया और यहां पर ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। दोनों ही सही है, ये भी सही है ये भी सही है। पहले वाले सेंटेंस में फैमिली सिंगुलर है क्योंकि पूरी फैमिली एक ही काम कर रही है, विभाजित नहीं है, सभी लोग साथ में मिलके हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबकि दूसरे वाले केस में फैमिली प्लूरल हो गई क्योंकि हर मेंबर अपने अपने कमरे में जाके अलग अलग टीवी देख रहा है, अलग अलग शो देख रहा है अपनी रुचि के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे फैमिली क्या हो गई, प्लूरल हो गई। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन आपको इतना ही पढ़ना है, दिस इज मोर देन इनफ। अब आते हैं मटीरियल नाउन पे। तो आप कुछ मटीरियल नाउन पे चर्चा करते हैं कि मटीरियल नाउन क्या होती है। कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आ जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी कभार प्रश्न बन जाता है। अब आते हैं मटीरियल नाउन पे, जो चौथा भेद है। तीन हमने देख लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब चौथा मटीरियल नाउन है और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दो और देखना है। अगर हम मटीरियल नाउन की बात करें तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसको हिंदी में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में जो है पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें हम किसकी बात करेंगे, मटेरियल की बात करेंगे। मटेरियल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मटेरियल वो चीज होती है जो ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन जिसे गिना नहीं जा सकता, या तो मापा जाता है या फिर तौला जाता है, तो वो कहलाता है मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ मटेरियल, इसमें किसी भी पदार्थ या द्रव्य की बात की जाती है, सब्सटेंस या मटेरियल। A material noun refers to the name of a substance or material from which things are made, जिसमें से वस्तुएं बनती है, जिसके द्वारा वस्तुएं बनती है। वस्तुएं जो होती है वो गिनी जा सकती है, काउंटेबल होती है, लेकिन ये जो मटेरियल है ये काउंटेबल नहीं होता, इसको या तो वेट किया जाता है या फिर मेजर किया जाता है, या तो मापा जाता है या फिर तौला जाता है। A material noun refers to the name of a substance or material from which things are made. It is a noun that represents physical material or substances that are typically uncountable. These substances can exist in solid, liquid or gaseous form. वही जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, मतलब द्रव भी हो सकता है, लिक्विड। इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड एंड इट कैन बी गैसियस। ये ठोस भी हो सकता है, तरल पदार्थ यानी लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। शर्त यह है कि ये काउंटेबल नहीं होना चाहिए, इसको गिना नहीं जाना चाहिए, या तो तोला जाएगा या मापा जाएगा, या तो वेट किया जाएगा या मेजर किया जाएगा, ये शर्त है। और कोई भी पदार्थ इसमें हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी द्रव्य हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी पदार्थ या सब्सटेंस। आप लोग साइंस वाले विद्यार्थी होंगे तो समझते ही होंगे कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। और इसी पदार्थ से वस्तुएं बनती है। जब वस्तु बन जाती है उसमें से तो फिर वो गिनी जा सकती है, फिर वो मटेरियल नाउन नहीं कहलाएंगी, वो फिर अलग कैटेगरी में चली जाएंगी अपने हिसाब से, या तो वो कॉमन नाउन होंगी या वो प्रॉपर नाउन होंगी, वो फिर अपने हिसाब से चलेंगी नियम के हिसाब से, पर वो मटेरियल नहीं कहलाएंगी। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे लोहा, आयरन, आयरन क्या है, मटेरियल है।
इसको आप गिन नहीं सकते। कोई ऐसा बोलता है कि 10 लोहा है मेरे पास, ऐसा नहीं बोल सकते ना। मेरे पास 5 लोहा है, ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं। मैंने 25 लोहा खरीदा, गलत हो गया, इसको गिन नहीं सकते। इसको आप तोलते हो, 2 किलो तो लोहा है, 1 क्विंटल लोहा है, 10 क्विंटल लोहा है, उसको आप क्या करोगे? गिनोगे। लेकिन इसी से मान लो कि मैंने चेयर बना ली, लोहे की कुर्सी बना ली। अब ये चेयर क्या हो गई? ये मटेरियल नाउन नहीं, क्योंकि कुर्सियों को आप गिन सकते हैं। आयरन पदार्थ है, आयरन जो है वो मटेरियल है, लेकिन कुर्सी मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल से बनने वाली वस्तु है। तो चेयर जो है वो तो वस्तु हो गई, तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो सॉरी यार, कलेक्टिव बोल रहा हूं, कॉमन नाउन है, क्योंकि हर कुर्सी को कुर्सी तो बोलते ही है। कुर्सी जो है वो कॉमन नाउन हो गई। कुर्सी क्या हो गई? कॉमन नाउन हो गई। लेकिन आयरन क्या हो गया? मटीरियल हो गया। इसी तरह से मैंने बोला गोल्ड, गोल्ड मटीरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड को आप गिन नहीं सकते। मेरे पास 15 गोल्ड, ऐसा कोई बोलता क्या? मैंने आज 10 गोल्ड खरीदा, गलत हो गया। गोल्ड को तोला जाता है ना, ग्राम्स में, तोले में तोलते हैं जनरली, क्योंकि उस बहुत महंगा मिलता है, तो उसको तोले में 10 ग्राम का एक तोला होता है। तो हम लोग जब खरीदते हैं तो तोले में खरीदते हैं कि 1 तोला है या 2 तोला है या 10 तोला है, ऐसा। 10 ग्राम का एक तोला होता है बेसिकली, तो उसको वेट ही किया जाता है। लेकिन अगर आपने इससे कोई चीज बना ली, जैसे रिंग बना ली या चेन बना ली या नेकलेस बना लिया, व्हाटसोएवर, अब क्या हो गई? ये वस्तु हो गई, तो ये कॉमन नाउन है। क्योंकि रिंग को तो आप गिन लोगे ना, मेरे पास 2 रिंग्स है, मेरे पास 5 चेन है, या उसके पास 10 नेकलेस है, वो तो आप गिन सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये वस्तु है। तो गोल्ड जो है वो मटेरियल हो गया, और ये फिर उससे बनने वाली चीजें कॉमन नाउन हो गई। जरूरी नहीं है कि हर उससे कुछ बने ही, ऐसा जरूरी नहीं है। ठोस चीजों, जो ठोस मटेरियल होता है उससे वस्तुएं बन जाती है। गैस से कुछ नहीं बनता, गैस से क्या बनेगा? द्रव से भी जनरली कुछ नहीं बनता, बन भी सकता है पर जनरली नहीं, वो अलग बात होगी। अब जनरली ठोस से चीजें बन जाती है। तो ठोस हो चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, ठोस हो चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, अगर वो गिना नहीं जा सकता तो वो क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। हाँ, उससे बनने वाली वस्तुएं भले ही आप गिन सकते हो, वो मटेरियल नाउन नहीं होती, वो तो कॉमन नाउन या अलग कैटेगरी में जैसी भी सिचुएशन बनती है उसमें चली जाती है। So material noun refers to the name of a substance or material from which things are made. Generally, it's a noun that represents physical materials or substances that are typically uncountable. Sorry, these which are typically uncountable. These substances can exist in solid, liquid or gaseous form. Right? और ये सब जो फिजिकल होते हैं, ये भी याद रखना, फिजिकल मटेरियल होते हैं। फिजिकल मटेरियल मतलब जिसको आप छू सको या देख सको, छू सको या देख सको, फिजिकल मटेरियल होते हैं। भाई आप किसी भी लोहे को, लकड़ी को, कपड़े को, सोने को, चांदी को छू सकते हो ना, देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। दूध को, पेट्रोल को, डीजल को छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। गैस को भले ही देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। हवा चलती है तो हमको फील होती है हवा, तो हवा जो है क्या है? गैसों का समूह हवा है। तो जब हवा चलती है तो हमको छू के जाती है ना, हम महसूस करते, छूते तो है ही, तो वो हमको छू के तो जाती ही है। तो ये सब जो है फिजिकल मटेरियल्स होते हैं। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला तो वही कि ये अनकाउंटेबल होते हैं। इसको या तो वेट किया जा सकता है या मेजर किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। या तो नापेंगे या तौलेंगे। जैसे गोल्ड है, वाटर है, सैंड है। गोल्ड को क्या करेंगे? तोलेंगे। वाटर को क्या करेंगे? तोलेंगे। रेत को भी क्या करेंगे? तोलेंगे। ऐसा थोड़ी बोलते 10 रेत है, 15 रेत है, ऐसा कोई बोलेगा क्या कि उसने वहां से 15 रेत खरीद ली, उसने यहाँ से 10 करोड़ रेत खरीद ली? नहीं बोलेंगे ना, इसने 1 बोरी खरीदी, 2 बोरी, तो नाप के मिलती है ना वो, ऐसे। इवन अगर उसे गिना जा भी सके तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए गिना नहीं जाता है। अब जैसे आप बोलोगे गेहूं, वीट, अब वीट भी मटेरियल है, आप ये बोलोगे कि सर गेहूं के दाने तो हम गिन सकते हैं, कोई गिन क्या वीट, गेहूं के दाने गिन तो सकते ही है पर गिने नहीं जाते ना कॉमन में, तो इसको भी मटेरियल ही मानेंगे। अब आप गिन सकते हो पर कोई गिनता तो नहीं है ना, इसको तोलते ही है कि इसने 10 क्विंटल गेहूं खरीदे, या उसके खेत में 100 क्विंटल गेहूं पैदा हुए, उसके यहाँ 10 क्विंटल चावल पैदा हुआ, तो वो तौले जाते हैं। भले ही उसको आप गिन सकते हो अलग अलग दाने, पर कोई गिनता तो है नहीं, तो वो भी मटेरियल में ही आ जाएगा। अनाज भी मटेरियल में आते हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, दाने हो, चना हो, चाहे छोटे मोटे अनाज हो,
वो सब इसमें आ जाते हैं, राई हो, ये सब इसी में आते हैं ना, याद रखना, उसको गिना नहीं जाता जनरली। उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट हो ही। नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नहीं, हाँ जनरली नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जरूरी नहीं है पर हो भी सकते हैं। जैसे द स्टैचू इज मेड ऑफ स्टोन, मूर्ति जो है वो पत्थर की बनी हुई है। अब पत्थर तो कोई भी पत्थर हो सकता है ना? अब आप किसी एक पत्थर की बात नहीं कर रहे हो ना कि इसी वही पत्थर की बनी है, किसी भी पत्थर की बनी हुई है, ठीक है ना, ऐसा। और काउंटेबल नहीं होते, इनको गिना नहीं जाता है, तोला या मापा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद मटेरियल नाउन जो है, उसमें तीन तरह की मटेरियल नाउन्स होती है। मेटेलिक मटेरियल नाउन होती है, नेचुरल होती है, लिक्विड होती है, और भी कई तरह की होती है। तो ये भी देख लेते हैं। मेटेलिक मतलब जो मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, स्टील है, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मेटल्स। उसके बाद नेचुरल, नेचुरल मतलब जो नेचर से मिलती है, जैसे वुड है, स्टोन है, क्ले है, सैंड है, कॉटन है, वुल है, रबर है, ये सब। तो मेटेलिक मटेरियल मतलब जो मेटल है, धातुएं हैं। मेटेलिक का मतलब होता है, मेटेलिक का मतलब होता है जो मेटल्स है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, वो और भी आ सकते हैं इसमें। फिर नेचुरल मटेरियल जो प्रकृति में मिलते हैं, जैसे लकड़ी, लकड़ी भी मटेरियल नाउन है, लकड़ी को कोई गिन तो नहीं सकता। ये थोड़ी बोलेंगे कि 10 लकड़ी है, 15 लकड़ी। हाँ, लकड़ी से आप जब कुर्सी बना लो, टेबल बना लो, पलंग बना लो, कोई फर्नीचर बना लो, तो फिर वो मटेरियल नहीं रहता, फिर वो वस्तु बन जाती है। जैसे 10 कुर्सियां लगी हुई है, 3 पलंग है इसके घर में, उसके घर में 10 सोफे हैं, 10 टेबल है, तो वो क्या है, वस्तु बन गई। पर वुड क्या है, वुड अपने आप में, लकड़ी अपने आप में मटेरियल ना होने, क्योंकि लकड़ी को गिना नहीं जा सकता। लकड़ी के टुकड़े आप करके गिन सकते हो कि 3 टुकड़े पड़े हैं, पर वो तो लकड़ी के टुकड़े हो गए, लकड़ी अपने आप में गिनी नहीं जा सकती। लकड़ी अपने आप में, लकड़ी को आप गिन नहीं सकते, उसको तोलना पड़ता है। आप उसके ऐसे टुकड़े कर दो और 3 लकड़ी, तो वो तो फिर हो ही गई वस्तु, एक टुकड़े हो गए वो तो ऐसे। इसी तरह पत्थर, पत्थर को भी गिना नहीं जा सकता। इसी तरह क्ले, क्ले मतलब रेत, उसके अलावा सैंड, है ना, उसके अलावा कॉटन यानी कि कपास, वूल यानी कि ऊन, रबर यानी कि रबर, ये सब क्या है, मटेरियल्स है जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। उसके बाद लिक्विड, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जूस हो गया, खून हो गया। उसके बाद आपका शहद हो गया, विनेगर हो गया, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है। इनको सबको मतलब मापा या तोला जाता है। वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, जूस, ब्लड, हनी, विनेगर, ये सब। उसके बाद गैसियस मटेरियल, जितने भी गैस होती है वो भी सब मटेरियल नाउन है। जैसे हवा, हवा अपने आप में गैसों का समूह है, तो वो भी मटेरियल नाउन है। हवा अपने आप में गैसों का समूह है, तो वो भी मटेरियल नाउन है। या कोई आप स्पेसिफिक गैस ले लो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, कोई भी आप ले लो, तो वो सब क्या है, सारी गैसेस जो है वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनको भी हम गिन नहीं सकते। आप ये बोलोगे कि आज मैंने 10 ऑक्सीजन ली, आज मैंने 15 हवा देखी, नहीं ना। इसको भी मापा या तोला जाता है ना? इनको भी तोल सकते हैं, ऑक्सीजन और इसको, हालांकि हम डे टू डे लाइफ में नहीं तोलते, पर इसका वजन होता है, इसको तोला जा सकता है। तोला जाता ही है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो आते हैं, आपके एलपीजी की गैस आती है तो 14 किलो की आती है कि नहीं, उसको माप तो सकते हैं। आप लोग एलपीजी का सिलेंडर भरवाते तो उसका वजन करके भरवाते हैं ना, वो क्या है, गैस ही तो है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसको तोला तो जा ही सकता है। कंपोजिट मटेरियल, कुछ कंपोजिट भी होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, लेदर है, ये कंपोजिट मटेरियल होते हैं जो मैन मेड मटेरियल है, तो ये सब इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ यूजेस हैं। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, द वाटर इज इन द रिवर वेरी क्लीन, तो ये सब इसके सेंटेंसेस में यूसेज है। तो यहाँ पर आकर के हमारा मटेरियल नाउन भी खत्म हो गया। तो अब लास्ट बचा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये खत्म हो गए। अब एक लास्ट बचा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिधि में, इसके एम्बिट में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स, इमोशन, सेंटिमेंट्स, भावनाएं, विचार, आइडियाज, आइडियोलॉजीज, स्टेट्स, कोई जैसे विषय होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स,
ज्ञान, नॉलेज, ये तमाम चीजें जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, जिनको केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिर ये पांचों टाइप्स खत्म हो जाएंगे। फिर इन्हीं में से कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, कुछ काउंटेबल, कुछ अनकाउंटेबल, उसको उस कैटेगरी में देखते हुए नाउन नाम का टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब आज की क्लास को खत्म करते हैं, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।